आप सबका स्वागत है। आज फिर रिसर्च मेथड्स के एक नए किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर हम लोग बातचीत करेंगे और ये बहुत आवश्यक पहलू दो अर्थों में है। एक तो आप अभी डिसर्टेशन कर रहे हैं और डिसर्टेशन के दौरान आपको इस सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में सिनॉप्सिस बनानी है ना। और सिनॉप्सिस बनाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से रिसर्च की प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो इन अर्थों में सिनॉप्सिस को जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब आप भविष्य में कभी शोध करने, पीएचडी करने के लिए आएंगे तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन आपके सिनॉप्सिस के क्वालिटी के आधार पर भी होता है, कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। यहाँ आपसे जब आप पीएचडी में वाइवा देने, इंटरव्यू देने आते हैं तो सिनॉप्सिस लेके आना होता है। तो आप इसलिए सिनॉप्सिस बनाने का कौशल, सिनॉप्सिस स्किल आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और इस सेमेस्टर में तो आपको जमा ही करना है सिनॉप्सिस। तो आज मेरी पूरी बातचीत इस विषय पर ही केंद्रित होगी कि सिनॉप्सिस क्या है और सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। सिनॉप्सिस को इंग्लिश में सिनॉप्सिस ही कहते हैं और हिंदी में इसको सारांशिका, संक्षिप्तिका, बहुत सारे नाम लेते हैं। तो सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस एक तरह से आपके रिसर्च का ब्लूप्रिंट है, आपके रिसर्च का ब्लूप्रिंट है। कैसे कैसे आप रिसर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें सिनॉप्सिस में मेंशन होना चाहिए। सिनॉप्सिस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले उद्देश्य समझिए कि सिनॉप्सिस का उद्देश्य क्या है। पहली बात तो ये है कि सिनॉप्सिस फुल डिसर्टेशन नहीं होती है। इट इज़ नॉट फुल डिसर्टेशन और इट इज़ नॉट फुल थीसिस। ये थीसिस लिखने की प्लानिंग होती है। और आपसे यह बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब आप कोई प्लानिंग बेहतर तरीके से करते हैं तो उस काम में आप सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो यदि आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो अच्छे तरह से आप उस काम को कर सकते हैं। तो सिनॉप्सिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि व्हाट विल यू स्टडी। व्हाट, क्या आप अध्ययन करने जा रहे हैं, और व्हाट के साथ है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जो भी आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्या, व्हाट विल यू स्टडी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट इट। इसके बारे में क्या हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट इज नोन अबाउट इट। जो विषय आपने लिया है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। और आखिरी चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट इट। कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, हाउ विल यू रिसर्च। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब हम एक अच्छे सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उसमें ढूंढने का, उसमें खोजने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन कहाँ से शुरुआत होती है सिनॉप्सिस बनाने की? कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सिनॉप्सिस बनाना? आपने कहाँ से शुरू किया सिनॉप्सिस बनाना? आप यदि विचार करेंगे तो आपने शुरुआत की, आपसे कहा गया कि आप 3 रिसर्चेबल टॉपिक ढूंढ के ले आइए, अपने अपने गाइड से बात करके, अपने अपने सुपरवाइजर से बात करके। आप लोगों ने चैट जीपीटी किया, आप लोगों ने जर्नल्स देखे, आप लोगों ने अपने टीचर से डिस्कस किया,
तमाम तरीके से आप लोगों ने विषय निर्धारित किए और 3 विषय आप निर्धारित करके रिसर्च कमेटी के सामने ले गए और उस रिसर्च कमेटी, जो कि टीचर्स यहाँ सारे बैठते हैं, उन सारे लोगों ने उस पर विचार किया और उन 3 में से एक बेहतर टॉपिक जो उस रिसर्च कमेटी को समझ में आया उसको शामिल किया। तो शुरुआत सिनॉप्सिस बनाने की होती है सिलेक्शन ऑफ एरिया से, कि किस एरिया में आप काम कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ एरिया, पहला काम आप यही करते हैं। देखिए क्या है कि बहुत बड़ा संसार है, जैसे ज्ञान तो विस्तृत है ना, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पहले की दुनिया में क्या होता था, जब सुकरात का समय था तो वहाँ क्या होता था कि एक वहाँ उसी समय सोफिस्ट भी थे। तो सोफिस्ट ये कहते थे कि भाई हम इतना पढ़ाते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि हु इज द वाइजेस्ट मैन, तो कहते थे सुकरात इज द वाइजेस्ट मैन। तो सोफिस्ट ने सुकरात से पूछा कि क्यों आपको ही लोग वाइजेस्ट मैन कहते हैं। तो सुकरात कहता है कि मुझको वाइजेस्ट मैन क्यों कहते हैं वो तो आपके विद्यार्थी हैं, वो बताएं। लेकिन मैं इतनी बात समझता हूं कि मैं ये कहता हूं कि ज्ञान इतना है और मैं जानता बहुत थोड़ा। मतलब ये जानना कि कितना कम हम लोग जानते हैं, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। और यह कहना कि हम बहुत सारा जानते हैं और हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, यह मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। तो सबसे पहले, चूंकि जितना आप जानते जाते हैं उतना आप यह बात समझते जाते हैं कि कितना कम हम जानते हैं। और इसीलिए ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि उसको एक जीवन में तो जाना नहीं जा सकता है। लेकिन उस ज्ञान के क्षेत्र में से आपको कोई एक एरिया सेलेक्ट करना होता है और उस एरिया को सेलेक्ट करके उसके बाद एक ऐसा टॉपिक आप इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि रिसर्चेबल हो। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो एकदम आपको फाइनल टॉपिक मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। कई बार आप रिसर्च के प्रोसेस में भी यह बात समझते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या संशोधन हो सकता है। तो रिसर्च प्रोसेस में भी कई बार टाइटल इवॉल्व होता है। अब आपने टॉपिक कैसे डिसाइड किया है, क्या तरीका रहा आपके टॉपिक डिसाइड करने का, कैसे टॉपिक डिसाइड किया जाता है, कैसे टाइटल डिसाइड किया जाता है, यह इसका कोई एक सेट फार्मूला नहीं। मैं कहता हूं कि मुख्य रूप से 4 तरीके हैं जिनसे कि आप रिसर्च टाइटल खोजते हैं। नंबर 1, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए आप 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक किसी स्कूल में अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उस अनुभव के दौरान आपको पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था में यह कमियां हैं, उन कमियों पर बात की जानी चाहिए, उन कमियों पर रिसर्च होना चाहिए। तो आप बहुत वर्षों तक काम किए तो आपको पता है कि गैप कहाँ है। तो पहला तरीका तो है एक्सपीरियंस से आप यह सेलेक्ट कर लेते हैं कि टॉपिक या एरिया हमारा ये होगा और उस एरिया में फिर आप टाइटल तय करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपसे अनुभवी आपके गाइड हैं, आप उनके पास जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि गए कि सर किस एरिया में काम करें, तो मैडम ने या सर ने कहा लो टॉपिक नोट करो, बताता हूं मैं टॉपिक या बताती हूं मैं टॉपिक। आपने टॉपिक नोट कर लिया, वो टाइटल आपने डिसाइड कर लिया। और तीसरा तरीका है कि आप जो भी डिसाइड करते हैं उसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते हैं कि व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दैट यू रिव्यू।
हमारे साथ जो विद्यार्थी होंगे वो, उनके साथ जो मैंने टाइटल डिसाइड किया, आई आस्क्ड देम टू गो थ्रू सर्टेन वेबसाइट्स, सर्टेन जर्नल्स। कुछ जर्नल्स पढ़िए और देखिए कि क्या रिसर्चेस हो रही हैं और उन रिसर्चेस में क्या क्या गैप्स हैं। आर्थिक, मैंने कहा होगा कि जाओ जर्नल पढ़ो, और मैंने बताया कि कौन सा जर्नल पढ़ो। क्योंकि अभी एक्सपीरियंस कम है तो ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सा जर्नल्स आप रेफ़र करें। और उन जर्नल्स के रिव्यू करने के बाद कुछ एरिया ढूंढा गया और उस एरिया का स्कोपिंग करके टाइटल तक पहुंचने का काम हम लोगों ने किया। कई सारे टाइटल बनाए, कई सारे टाइटल्स काटे, उसके बाद 1, 2, 3 टाइटल हम लोगों ने डिसाइड किए, ये 3 टाइटल, और फिर वो रिसर्च कमेटी के सामने लेकर के उस टाइटल को हम लोग गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा तरीका, जो कि सबसे गड़बड़ तरीका है, कि आप गए और किसी पीएचडी या पुराने डिसर्टेशन से एज इट इज़ उसको छाप लिया, जो सबसे अनइथिकल तरीका है। क्योंकि आप यदि चुराएंगे टॉपिक तो वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। तो यह काम कभी ना करिए कि कोई टॉपिक आपने उठाया, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज टॉपिक्स बट यू कैन नॉट कॉपी दैट। कॉपी करेंगे तो रिसर्च कमेटी यदि जान जाएगी तो आपको एक्शन भी ले सकती है। क्योंकि सबसे खतरनाक अपराध है प्लेजरिज्म का। यू कैन नॉट प्लेजराइज एनीथिंग, है ना। कई लोगों ने इस बार रिव्यू के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, और चैट जीपीटी क्या करता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ला करके कोई टॉपिक बना देता है। और उसको लेके जाते थे तो आप लोग शिकायत करते थे, तो मैडम ने तो काट दिया टॉपिक, सर ने तो काट दिया टॉपिक। तो चैट जीपीटी क्योंकि हैलुसिनेट भी करता है कई बार, तो बहुत सावधानी से उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बच्चों ने आके यह बात बताई। क्या सावधानियां रखनी चाहिए टाइटल जब बनाते हैं? तो टाइटल जब आपका बन रहा है तो बहुत सारे चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहली बात है कि ये रिसर्चेबल हो टाइटल, रिसर्चेबल हो, बहुत ब्रॉड ना हो, बहुत ब्रॉड ना हो। बहुत ब्रॉड का मतलब ऐसा टाइटल जैसे आप कहें कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। अब एक बहुत ही ये बड़ा टाइटल है, दिखने में छोटा है लेकिन इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह के टाइटल आप अवॉइड करिए, फोकस्ड टाइटल बनाइए और कोशिश करिए कि आपका जो टाइटल हो वो रिलेवेंट हो, फिजिबल हो, और ऐसा हो जो आपके पास धन है, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो आपके पास समय है, ये ध्यान रखिए, एमएड का डिसर्टेशन कर रहे हैं या पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी के थीसिस में तो 5 साल का ही समय होता है, और एमएड के डिसर्टेशन में तो अब टाइटल डिसाइड हुआ है तो आपके पास 1 साल का समय है, 1 साल भी नहीं, अब तो 9 महीना 8 महीने का समय है। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा टाइटल ले लें और आपके पास डेटा कलेक्शन के तरीके बहुत खर्चीले हों, वो मेथड्स बहुत महंगे हों। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि जो भी टाइटल आप लें उसको इथिकल रूप से वो वैलिड हो। इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं, जब आप पीएचडी में आएंगे तो प्रोजेक्ट वगैरह, या जब आप टीचर बन जाएंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उस प्रोजेक्ट लेने के दौरान भी इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आप ऐसा न करें
कि इथिकल अप्रूवल के बिना प्रोजेक्ट, कई जैसे ICSSR है, ICSSR एक इथिकल कमेटी का अप्रूवल भी मांगता है कई बार कि आप यूनिवर्सिटी के इथिकल कमेटी से उसको अप्रूव करा के ले जाइए। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक विश्वविद्यालय में एक जगह क्वेश्चनायर बनाया, और सोचिए कि कितना सेंसिटिव है, क्वेश्चनायर बनाया और उस क्वेश्चनायर का गूगल से अनुवाद कर दिया। गूगल से अनुवाद आजकल हो जाता है ना बड़ी आसानी से, या चैट जीपीटी थोड़ा सेंसिटिव है, गूगल तो पहले AI मॉडल नहीं था, आज से 7-8 साल पहले। और वहाँ क्या हुआ कि कहा कि मैं रोज, स्त्री ने कहा आई रेगुलरली गो टू जॉब, और उसका अनुवाद कर दिया कि मैं रोज धंधे पर जाती हूँ। अब ये कई लोगों के लिए कई क्षेत्रों में जो धंधा शब्द है वो बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल होता है, लेकिन कई जगहों पर, कई स्थानों पर इसको बहुत नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। कई क्वेश्चनायर्स को इथिकल कमेटी से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो आप यह देखेंगे कि जो भी नॉर्म्स आप ले रहे हैं, जो भी सवाल किसी से पूछ रहे हैं, वो चार्ज्ड क्वेश्चन ना हो, वो इथिकल क्वेश्चंस हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक बहुत सिंसियर बात है, एक बहुत ही गंभीर विषय ये कई बार बन जाता है। और न ही वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, न ही बहुत नॉरो होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल हो, जो भी आपने वेरिएबल या की कॉन्सेप्ट्स लिए हों, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जिसको हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन के फॉर्म में कहते हैं। तो इस तरह से आप अपना टाइटल चुनते हैं, और आप इसमें अपना इंटरेस्ट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इन सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब आप MSc मैथमेटिक्स हैं और आप सोशल साइंस में काम करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए रुचि का विषय ना हो, और आप यदि MSc हिस्ट्री हैं और आपसे कहे कोई साइंस पेडागोजी पर काम करिए, तो हो सकता है कि वो आपका इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी दोनों के परव्यू में ना आता हो। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बात को, इंटरेस्ट को भी। अब आपने टाइटल ढूंढ लिया, और अब टाइटल ढूंढने के बाद उस टाइटल को एप्रोप्रिएटली लिखना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स उस टाइटल में होने बहुत ही आवश्यक हैं, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ गुड टाइटल। और टाइटल ऐसा हो कि सेंट्रल जो आइडिया है, जो सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन है आपके सिनॉप्सिस का, उसको ठीक तरीके से कम्युनिकेट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्या पॉपुलेशन है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है रिसर्च का, वो बिना उसको लंबा किए बहुत ब्रीफ में उसमें आ जाए। तो कहने का मतलब है मेन इशू, मेन कॉन्टेक्स्ट, और उसको कई बार हम लोग कहते हैं कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसका मतलब जितना छोटा है उतना अच्छा है। कई बार बहुत बड़ा टाइटल बना देने पर भी गड़बड़ हो जाता है। और अलग अलग तरीका है। देखिए, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्चेस करते हैं तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट या लोकेशन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्चेस करते हैं तो चूँकि वो जनरलाइजेशन उसका काम है, तो वहाँ आप लोकेशन को हटा भी सकते हैं, है ना। यदि लोकेशन स्पेसिफिक काम नहीं, जैसे केस स्टडी कर रहे हैं तो लोकेशन को तो हटा नहीं सकते। जैसे केस स्टडी अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हटा दिए तो केस स्टडी क्या बचा फिर। और क्वालिटेटिव रिसर्चेज में कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक काम होता है, कॉन्टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को जगह देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब आपके पास एक टाइटल बन गया,
टाइटल बना लिया आपने, नाउ यू हैव ए टाइटल। अब जिस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उस फॉर्मेट्स के हिसाब से आपका टाइटल पेज बनेगा। इसमें कोई ऐसी बहुत टिपिकल बात नहीं होती है, जैसा फॉर्मेट होता है वैसा टाइटल पेज बन जाता है। अब जब टाइटल पेज बन जाता है तो आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। अब आप आ रहे हैं, इतना काम आप लोगों ने कर लिया है, अब आप आ रहे हैं आगे का काम। जो लोग जमाई वमाई ले रहे हैं, नींद वींद जिनको आ रही है वो जाग जाएं, क्योंकि डिज़र्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं डिज़र्टेशन के, तीनों सेमेस्टर मिला करके, है ना, दोनों सेमेस्टर मिला के, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिला के। तो इसलिए जागृत अवस्था में रहिए, और जो मैं बता रहा हूँ ना उसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, और अंत में जो बात नहीं समझ में आई होगी उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। अब आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब टाइटल पेज आपने बना लिया है और आप आ गए हैं इंट्रोडक्शन पर। देखिए, इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, थीसिस को भी और सिनॉप्सिस को भी। अब आपका इंट्रोडक्शन होगा 1 या 1.0, 1.0, ज़्यादातर 1 का इस्तेमाल करते हैं। और इंट्रोडक्शन के अंदर यदि आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1.1। इंट्रोडक्शन के अंदर और कुछ लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा 1.2। इसके अंदर कुछ और लिख रहे हैं तो हो जाएगा 1.3, और अगला जो विषय होगा वो हो जाएगा 2, और फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। बात समझ में आ रही है? और इतना जब आप कर लेते हैं तो आप उसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में उस विषय की बुनियादी बातें आप शामिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका विषय है कि सोशल मीडिया यूसेज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो अब सोशल मीडिया यूसेज क्या क्या है, सोशल मीडिया किसे कहते हैं, सोशल मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी बेसिक और बुनियादी बातें आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप एक जनरल बैकग्राउंड लिखते हैं जो भी विषय आपने लिया है उसका, और जनरल बैकग्राउंड के बाद आप लिखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति के आधार पर आप लिखते हैं कि अच्छा देखिए, बहुत ही जनरल चीज़ें नहीं लिख सकते हैं आप, नाम इसका ज़रूर जनरल बैकग्राउंड है, लेकिन आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं इसमें। आपको बहुत हद तक रिसर्च बैक्ड जो फैक्ट्स होते हैं उसको मेंशन करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप जो समझ रहे हैं, आपने कल्पना कर लिया कि सोशल मीडिया किसी बच्चे ने यूज़ किया तो उससे वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन गया। उसके फैक्ट्स होने चाहिए, उसके रिसर्च प्रूवन फैक्ट्स होने चाहिए। अब आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो बिना फैक्ट्स और बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कर सकते हैं सिनॉप्सिस में, तो आप उस तरह से करेंगे। और उसके बाद कैसे सोशल मीडिया यूसेज और एकेडमिक परफॉर्मेंस का आपसी रिश्ता है, क्या सोशल मीडिया के यूजेज हैं, क्या सोशल मीडिया के एजुकेशनल यूसेज हैं, क्या सोशल मीडिया केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस को बर्बादी कर रही है कि उसको बढ़ा भी रही है। अभी आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखने के बाद आप दूसरे डोमेन पर आ जाते हैं, और उस डोमेन को हम लोग कहते हैं
आपने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया है तो अब आप दूसरे डोमेन पर आ रहे हैं, और उस डोमेन को कहते हैं हम लोग कि चूँकि आपने टाइटल तय कर लिया है ना, तो टाइटल तय करने के कारण आप लिख सकते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं होता है, संबंधित साहित्य समीक्षा। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे बात करना हम लोगों ने प्रारंभ किया था, और देखिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन सिनॉप्सिस में ये बहुत ब्रीफ में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ब्रीफली मेंशन होता है। थीसिस में चूँकि सिनॉप्सिस तो अभी आपको बहुत कम समय मिला है बनाने के लिए, तो आपने रिव्यू भी पूरा एक्सटेंसिव नहीं किया है, बहुत छोटा रिव्यू होता है, लेकिन थीसिस में बहुत विस्तार से रिव्यू किया जाता है। अब जब आप ब्रीफ रिव्यू बनाते हैं, जब छोटा सा रिव्यू करते हैं, तो एक बहुत ही ख़राब तरीका है रिव्यू करने का कि ऑथर कई लोग ईयर वाइज रिव्यू कर लेते हैं। कई लोग ऑथर का नाम दिया और ऑथर ने जो काम किया उसको नरेट कर दिया। रिव्यू हमेशा क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिव्यू हमेशा क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी रिव्यू से आप बाद में चल करके रिसर्च गैप, नॉलेज गैप, ये सब निकालेंगे। तो रिव्यू शुड बी वेरी क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये रिव्यू के प्रकार क्या क्या होते हैं। रिव्यू के बहुत सारे प्रकार हैं। कुछ नैरेटिव रिव्यू हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव रिव्यू हैं, कुछ स्कोपिक रिव्यू हैं, कुछ इंटीग्रेटिव रिव्यू हैं, कुछ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हैं जिसको SLR कहते हैं, कुछ बिब्लियोमेट्रिक रिव्यूज़ हैं जिसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ये तमाम तरह के रिव्यूज़ होते हैं। कुछ मेटा एनालिसिस तरीके के रिव्यू होते हैं, कुछ मेटा सिंथेसिस तरीके के रिव्यू होते हैं, कुछ रैपिड रिव्यू होते हैं और कुछ अम्ब्रेला रिव्यू होते हैं। तमाम तरह के रिव्यूज़ हैं। लेकिन सिनॉप्सिस में आप एक ऐसे फॉर्म में रिव्यू लिखें, वो बेस्ट रिव्यू हो सकता है आपके लिए। ना इसको अलग अलग ना करिए, ऐसे फॉर्म में, और चाहें तो थीम वाइज आप रिव्यू कर सकते हैं, थीम के हिसाब से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर रिव्यू कर सकते हैं, कर लिया है, कर लेंगे, ये बात तो बहुत थियोरेटिकल है। करेंगे कैसे सिनॉप्सिस में? उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो उसकी प्रक्रिया मैं एकदम संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप अपना रिसर्च टॉपिक आपने जो ढूंढ लिया है, उस टॉपिक को पकड़ लिया आपने। दूसरा, उस टॉपिक के की टर्म्स निकाल लीजिए। सबसे पहले की टर्म्स आइडेंटिफाई करिए कि उस टाइटल में की टर्म्स कौन कौन से हैं। सोशल मीडिया यूसेज, एकेडमिक परफॉर्मेंस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप कुछ डेटाबेस के नाम मैं आपको बता रहा हूं, उन डेटाबेस के पास जाइए। आप चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे डेटाबेसेस फ्री में उपलब्ध हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी से एक्सेस करेंगे उन डेटाबेसेस को तो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि PhD वालों को अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। यदि आप यूनिवर्सिटी के डोमेन से, डिजिटल इंडिया से या यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के कंप्यूटर से
आप यदि एक्सेस करेंगे तो आपको डेटाबेसेस फ्रीली अवेलेबल होंगे, फ्रीली अवेलेबल होंगे। हो सकता है कि पीएचडी के विद्यार्थियों को चूंकि ईमेल एड्रेस देती है यूनिवर्सिटी, तो वो घर से डिस्टेंस मोड में भी उन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। कई चीज़ें हम लोग जानते नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी क्या रिसोर्सेज दे रही है। यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ई रिसोर्सेज हैं। उन ई रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, पबमेड है, इसके अलावा स्कोपस डेटाबेस है, वेब ऑफ साइंस है, और यदि ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो आपके पास रामबाण है। गूगल स्कॉलर, गूगल पर जाकर क्लिक करिए गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर आ जाएगा। वहाँ आप कीवर्ड्स डाल दीजिए, आपके सारे डेटाबेसेस में से जो भी होगा वो निकल आएगा। उसके बाद आपको कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कुछ फिक्स करना पड़ेगा कि कैसे रिसर्चेज आप इंक्लूड करेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, लैंग्वेज के, देश के। चूँकि गूगल स्कॉलर पर जैसे आप एकेडमिक परफॉर्मेंस डालेंगे, कम से कम 1 लाख रिसर्चेज आएंगी, 1 लाख से कम नहीं आएंगी। तो अब 1 लाख रिसर्चेज तो देख नहीं सकते, तो आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाना होगा। वो आपको बनाना होगा कि किस क्राइटेरिया पर आप इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे हैं। यदि पूरा पेपर उपलब्ध है तो पूरा पेपर पढ़िए, नहीं उपलब्ध है तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, और यदि एब्स्ट्रैक्ट से बात समझ में आती है तब पूरा पेपर, तब कंप्लीट पेपर की तरफ बढ़िए। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ। और इतना कर लेने के बाद जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ऑथर क्या है, ईयर क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, फाइंडिंग क्या है, मेथड क्या है, डिज़ाइन क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब आप निकाल लीजिए। और जब इतना आप निकाल लेते हैं उसके बाद आप उन पेपर्स के आधार पर थीम्स बना लीजिए, और थीम्स बना करके आप उनके फाइंडिंग्स को कंपेयर कर लीजिए। थीम्स बना लीजिए और थीम्स बना करके फाइंडिंग को कंपेयर कर लीजिए, उसकी तुलना कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या क्या इनकॉन्सिस्टेंसी है ये आपको पता चल जाएगा, क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये सब आपको पता चल जाएगा इतना काम करने के बाद। और जब इतना पता चल जाएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगी जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च गैप। रिसर्च गैप कि कितना काम हुआ है, तभी तो आप कह पाएंगे इतना काम हो गया है और यह काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उसके बाद करते हैं रिसर्च गैप, और उसके बाद आप लॉजिकल स्ट्रक्चर में थीम वाइज आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद विद साइटेशन, ये ध्यान रखिए विद साइटेशन लिखना है आपको। हम लोग साइटेशन के लिए APA 7 का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7 उसकी गाइडलाइन से उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साइट करना है और साइट करके उसके रेफरेंसेस को नोट डाउन करते जाना है, और उसके बाद कंक्लूड करते हैं मेजर फाइंडिंग्स को और रिसर्च गैप को। इतना काम हम लोग करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? साइटेशन होता क्या है?
ये यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक अलग से कक्षा करनी पड़ेगी कि साइटेशन क्या होता है। साइटेशन का मतलब होता है, और आपके रिसर्च में होगा, रिसर्च में साइटेशन फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो उस समय आप लोग निद्रा देवी की गोद में थे, तो आपकी मैं यहाँ तात्कालिक रूप से कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता हूँ। केवल आप यह जानिए कि जहाँ जहाँ से आपने मटेरियल लिया है वो आपको साइट करना पड़ता है। साइट करने का मतलब ये होता है, देखो मैंने यहाँ साइट किया था अभी, कहाँ मैंने ऑथर कहाँ लिखा था, ये देखो ऑथर का नाम, उसके बाद ईयर का नाम, और यदि एग्जैक्ट साइट किया है तो पेज नंबर भी, पेज नंबर, और उसके बाद एक ख़ास तरीके से रेफरेंस लिखते हैं, और उसके लिए APA 7 की गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ मैं साइटेशन बताने लगूंगा तो केवल साइटेशन ही बताऊंगा। साइटेशन का मतलब है आप जहाँ जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं उसको साइट करना, उसको मेंशन करना, अभी इतना। और बाकी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है साइटेशन, रेफरेंसिंग। अब आपने यदि नहीं पढ़ा है, आप अनुपस्थित रहते हैं, तो आप स्वयं भी जवाबदेह हैं उस बात के लिए। इतना काम कर लिया आपने। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इतना काम होने के बाद अब आपको मेंशन करना है रिसर्च गैप, और वो रिसर्च गैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुराने चीज़ों को एड्रेस कर करके और उसके बाद आपको यह पता चलता है कि इतना काम इस फील्ड में हुआ है और इतना नहीं हुआ है। यह रिसर्च का गैप कई तरह का होता है, और इस रिसर्च गैप को समझाता हूं मैं थोड़ा सा, किस किस तरह का रिसर्च गैप हो सकता है। सबसे पहले तो एक रिसर्च गैप होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉलेज गैप। मैं बता चुका हूं ना कि नॉलेज की प्रवृत्ति क्यूमुलेटिव है इन नेचर में। आज हम लोगों के पास मोबाइल क्यों है? क्योंकि पहले किसी ने टेलीफोन खोजा था। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स क्यों हैं? क्योंकि पहले किसी ने मोबाइल खोज लिया था। स्मार्टफोन में कैमरा क्यों है? क्योंकि पहले किसी ने कैमरा खोज लिया था। तो जो भी नई चीज़ें विकसित होती हैं वह पुराने नॉलेज बेसिस के आधार पर विकसित होती हैं। तो पुराने नॉलेज को इसीलिए हम लोग देखते हैं, और पुराने नॉलेज को जब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद नॉलेज में कहाँ गैप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन गैप, पॉपुलेशन गैप भी एक इंपॉर्टेंट गैप होता है। पॉपुलेशन गैप का मतलब कि एक खास तरह के पॉपुलेशन पर काम किया गया है और एक खास तरह के पॉपुलेशन पर काम नहीं किया गया है। तो जिन जिन पॉपुलेशन पे काम हो चुका है उसके अतिरिक्त कुछ और पॉपुलेशन पर काम किया जाता है। उसके बाद आपका गैप बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, वो है मेथोडोलॉजिकल गैप। मेथोडोलॉजिकल गैप किस किस मेथड के का उपयोग करके चीज़ों को किया गया है और किन किन मेथड्स का उपयोग बिना किए, मतलब नए तरीके से किसी चीज़ को ढूंढना है। एक तरीके से किसी चीज़ को ढूंढा गया है तो क्या नए तरीके से, क्या कोई शॉर्टेस्ट तरीका भी हो सकता है चीज़ों को ढूंढने का, वो करना। तो ये सारे आपका होता है। उसके बाद थियोरेटिकल गैप भी होता है, और जब मैं थियोरेटिकल गैप की चर्चा कर रहा हूं तो आपको एक बात यहीं बताता चलूं कि आप यदि किसी थियरी के आधार पर, थियरी का काम मतलब आप किसी मार्क्सिस्ट थियरी पे काम कर रहे हैं, आप किसी फेमिनिस्ट थियरी पे काम कर रहे हैं, या
आप किसी चीज को मार्क्सिस्ट लेंस से देख रहे हैं, या आप किसी थियरी को नेशनलिस्ट लेंस से देख रहे हैं, या फेमिनिस्ट लेंस से देख रहे हैं, या कॉलोनियल लेंस से देख रहे हैं, या पोस्ट कॉलोनियल लेंस से देख रहे हैं, या इको क्रिटिसिज्म के लेंस से देख रहे हैं, तो आपको थियोरेटिकल गैप भी मेंशन करना पड़ेगा। और यदि आपका रिसर्च थियोरेटिकली बैक्ड है तो तुरंत आपको यहां पर इंट्रोडक्शन में जो बैकग्राउंड वगैरह लिखा है, यहां पर थियोरेटिकल मैपिंग भी करनी पड़ती है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी लिखना पड़ता है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी यहां मेंशन करना पड़ता है यदि कोई थियरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लर्निंग के किसी डोमेन पर काम कर रहे हैं तो आपको थियोरेटिकल चीजें भी मेंशन करनी पड़ेंगी और वहां थियोरेटिकल गैप भी मेंशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। अब इतना काम कर लिया आप लोगों ने, तो अब आपको लिखना है गैप। गैप लिख लिया और गैप के बाद आपको लिखना है रैशनेल। और उस रैशनेल को आप बहुत बढ़िया से लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यही बात इस बात को प्रमाणित करता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। रैशनेल आपको लिखना पड़ेगा। रैशनेल का मतलब जो आपने टाइटल लिया है उसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब नीड, क्या जरूरत आ गई आपको ये काम करने की, नीड ऑफ द स्टडी क्या है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप मेंशन करेंगे नीड ऑफ द स्टडी, और आप उसमें कई सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। आप नीड ऑफ द स्टडी में एकेडमिक इंपॉर्टेंस, जो विषय आपने लिया है उसका एकेडमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आप अपने रैशनल में मेंशन करेंगे, नीड ऑफ द स्टडी में मेंशन करेंगे, जस्टिफिकेशन में मेंशन करेंगे। इसके अलावा सोशल रिलेवेंस क्या है, पॉलिसी रिलेवेंस क्या है, इन सब चीजों को आप मेंशन करना आपके लिए जरूरी होता है। और कई बार कई रिसर्चेस कुछ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए ज़रूरी होती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। मान लीजिए कि कोई टीचर्स के लिए रिसर्च ज़रूरी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है, इसको आप रैशनेल के लाइट में, नीड क्या है, आपके काम क्यों कर रहे हैं। भाई बिना किसी कारण के तो कोई काम किया नहीं जाता है, तो कारण का, गैप का ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं, यदि सोशल मीडिया यूसेज और एकेडमिक परफॉर्मेंस का ही मामला है तो आप लिख सकते हैं कि भाई इसका रेलेवेंस ये हो सकता है कि यह यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदद करे लर्निंग के एक बहुत ही नए डोमेन को समझने के लिए कि कैसे इसको हम लोग समझें। अब इतना काम जब आपने कर लिया है तो अब आप डेवलप करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब इतना काम कर लिया, रैशनल लिख लिया, तो अब आप यहां पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिख देते हैं। हालांकि ये तो शुरू में भी लिख चुके हैं आप, लेकिन यहां भी मेंशन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके बाद आप लिखते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव। लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव से भी पहले आप लिखते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन पर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और रिसर्च क्वेश्चन
का मतलब है, इसमें दो डिबेट है, इसको समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव पहले लिखना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए। अब आप लोग स्वयं लॉजिकल तरीके से तय करेंगे कि पहले रिसर्च क्वेश्चन लिखना चाहिए या रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए। क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका वो इमर्ज हुआ है टाइटल, वो एक क्वेश्चन से इमर्ज हुआ है और इसीलिए सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको मेंशन करना चाहिए। कई लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव के पक्ष में भी तर्क देते हैं, वो कहते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च क्वेश्चन लिखो, क्योंकि आपने उद्देश्य बनाया है कि हमको ये काम करना है और उसके बाद क्वेश्चन बना लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखिए और उन रिसर्च क्वेश्चंस के बाद आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखिए। रिसर्च क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? रिसर्च क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूसेज और एकेडमिक परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सोशल मीडिया यूसेज एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया। अब इसी रिसर्च क्वेश्चंस के आधार पर देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्चेज में कई बार या किसी भी रिसर्च में कुछ सेंट्रल क्वेश्चन होते हैं और जब सेंट्रल क्वेश्चन होता है तो इसी सेंट्रल क्वेश्चन के आधार पर आप बाकी के क्वेश्चन इमर्ज होते हैं। ठीक, तो सबसे जरूरी है सेंट्रल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना और उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस जो इमर्ज हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रिसर्च क्वेश्चन सब आपके पास आ गए हैं, अब रिसर्च क्वेश्चन के बाद लिखेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव। और ये सब बड़े जरूरी हैं। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने के कई सारे खास तरीके हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा, विस्तार से जब कभी और चर्चा करनी होगी तो मैं करूंगा कैसे लिखते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस के लिए आप लोगों को लिखना है, इसलिए यहाँ संक्षेप में मैं बताता हूं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते कैसे। रिसर्च क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा मेजरेबल कंपोनेंट बना करके उसको लिखना होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर या एसेस कर सकें, मेजरेबल हो या एसेसेबल हो। और जब मेजरेबल हो, एसेस हो, तो क्या लिखते हैं हम लोग? किस तरह के एक्शन वर्ड इस्तेमाल होते हैं बताइए? एग्जामिन, स्टडी, एनालाइज, इस तरह के एक्शन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेयर, इवेलुएट, आइडेंटिफाई, इस तरह के आप एक्शन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लोर, डेवलप, डिस्क्राइब, है ना? ये नोट जरूर कर लीजिए आप लोग। एक्सप्लोर, डेवलप, डिस्क्राइब, ये सारे चीज, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने में करेंगे। और
इसके बाद जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके बाद जो इमर्ज होती है वो होती है हाइपोथेसिस। अब थोड़ा हाइपोथेसिस पर मैं थोड़ा पर्याप्त समय देने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि हाइपोथेसिस को लेकर तमाम कंफ्यूजन रहता है। तो हाइपोथेसिस को समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। एक बात मैं बता चुका हूं कि हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और थीसिस। अब मैंने ये भी बता दिया होगा यदि कभी चर्चा हुई होगी तो, हालांकि मैं आप लोगों को क्वांट रिसर्चेस नहीं पढ़ाता हूं, जो क्वांट रिसर्चेस पढ़ाते होंगे उन लोगों ने निश्चित तौर पे बताया होगा कि दो शब्द होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, और हाइपो मतलब लेस। लेस, तो समथिंग विच इज लेसर देन थीसिस इज हाइपोथेसिस। अब देखिए कि हाइपोथेसिस जो है वो ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही केवल क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में बनती है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में ही हाइपोथेसिस बनती है, क्वालिटेटिव रिसर्चेज में हाइपोथेसिस नहीं बनती है। क्वाल रिसर्चेज में हम लोग कुछ रिसर्च क्वेश्चन और कुछ एजम्पशंस से काम चलाते हैं, वहां हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्वांट रिसर्चेज में स्पेसिफिकली जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज हैं या जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं या जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं, जिनके ऐसे काम होंगे उनको हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। और हाइपोथेसिस होते हैं दो तरह के हैं, होते तो कई तरह के हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो तरह के हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस में आप जनरली बनाते हैं। ठीक है, एक तो बनाते हैं आप जिसको कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। कई लोग ये कहते हैं कि सिनॉप्सिस में रिसर्च हाइपोथेसिस बना लीजिए, काम चल जाएगा, नल हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप थीसिस लिखते हैं या डिसर्टेशन लिखेंगे तो वहां नल हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ेगी यदि आप उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और याद रखिए और ध्यान रखिए, ये गलती मत करिएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम लोग H और S1 लिखते हैं। कई रिसर्चेज में मैंने इसको H और A भी लिखते हुए देखा है, लेकिन आप लोग ये मॉडल ऑप्ट करिए, ये ज्यादा स्वीकार्य मॉडल है। पहले हाइपोथेसिस के लिए H1, दूसरे हाइपोथेसिस के लिए H2 और तीसरे हाइपोथेसिस के लिए H3। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, आप लोग H1 नहीं लिखिएगा, समझ रहे हैं ना? यहां एक तरह इस तरह से ये आता है। और दूसरा हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस, जिसको आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है H01, H02। These are very important things. You should write hypothesis in that way only, otherwise that is considered wrong and that is not considered suitable. आप यह बात तो जानते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव सोल्यूशन होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का। इसको एजुकेटेड गेस भी कहते हैं, इसको हंच भी कहते हैं, इसको तमाम चीज़ें हम लोग कहते हैं। तो जो मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ उसके हाइपोथेसिस क्या बन सकते हैं,
या बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया विल हैव लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बन सकती है हाइपोथेसिस। तो ये आपका हो गया रिसर्च हाइपोथेसिस। लेकिन जैसे ही आप इसको नलिफाई करते हैं, जैसे ही आप नो रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे ही आप नो इफेक्ट कहते हैं, जैसे ही आप नो डिफरेंस कहते हैं, वह सब नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी में आ जाता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कहता है? वो कहता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये हो गया अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस। जैसे ही आपने कहा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, दैट बिकम्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा मतलब अजीब सी बात है, ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों लिखा जाता है? आप लोग मन में ये भाव आ रहा हो तो मैं उत्तर दूं, नहीं मैं आगे बढ़ूं। देखिए हाइपोथेसिस, क्यों मुस्कुरा रहे हैं रंजीत जी आप? कौन बोला है नहीं आ रहा है? शुक्ला जी, तो इनके मन में नहीं आ रहा है तो इनके मन में कुछ और होगा है? ये हो सकता है कि इनका ध्यान यहाँ ना हो करके कंपनी बाग में हो, या गार्डन में हो कहीं, या किसी मॉल में कॉफी पी रहे हो किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ। तो ये कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उन कारणों में है नहीं। हमारा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है कि हाइपोथेसिस आया कहाँ से। बेसिकली हाइपोथेसिस का इस्तेमाल प्लेटो ने अपनी किताब मेनो डायलॉग में भी किया है। हल्का सा हाइपोथेसिस जैसा जिक्र नहीं है, लेकिन हल्की सी बात वहां भी हाइपोथेसिस की आती है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस में आप यदि देखते हैं हाइपोथेसिस को, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या पता चलता है? न्यूटन को याद करिए। आपको पता चला रिसर्च प्रॉब्लम। जब रिसर्च प्रॉब्लम पता चला तो आपने बनाया रिसर्च क्वेश्चन। जब आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया तो आपने बनाया रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया तो इस पर आपने किया प्रेडिक्शन। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और जब आपने प्रेडिक्शन की तो आपने बनाई हाइपोथेसिस, और जब आपने हाइपोथेसिस बनाई तो आपने अगला काम किया, आपने किया डेटा कलेक्ट, और डेटा कलेक्ट के बाद आपने किया उसकी टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। ये पूरा का पूरा, उसके बाद आपको मिला फाइंडिंग। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक लूप है, पूरा का पूरा साइंटिफिक लूप है। ऐसे ही चलता है। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो कम सोते हैं तो एग्ज़ाम में ख़राब परफॉर्म करते हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन आया।
तो आपने क्वेश्चन बनाया कि क्या नींद जो है, नींद का ड्यूरेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, पूछा कितने घंटा सोते हो, पूछा मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद स्लीप ड्यूरेशन का मार्क्स पर आपने नल हाइपोथेसिस बनाया, और नल हाइपोथेसिस बना करके देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्लीप टाइमिंग्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, और उसको क्या किया आपने, टेस्ट कर लिया स्टैटिस्टिकली। 2 ग्रुप हैं तो टी टेस्ट लगा लिया, 3 ग्रुप हैं तो एनोवा लगा लिया। डेटा कैटेगरिकल है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में है तो काई स्क्वायर लगा लिए। ठीक, होमोजेनिटी है तो उस हिसाब से आपने तरह तरह के स्टैटिस्टिक्स लगाया, और उसके बाद आपने कहा कि ऐसा तो नहीं है या ऐसा ही है, जैसी आपकी फाइंडिंग आई उसका आपने रिजल्ट निकाल कर रख दिया। ठीक, बात समझ में आई? ऐसे ही हाइपोथेसिस बनेगा और ऐसे ही हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो आपको यहाँ यह भी समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और ये बहुत ज़रूरी स्किल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानना। क्योंकि यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं पहचानते हैं तो आप ठीक तरह से रिलेशनशिप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो पॉजिटिविज्म का स्कूल आया, उस पॉजिटिविज्म के स्कूल में, पॉजिटिविज्म समझ ही रहे हैं आप लोग, बता चुका हूं मैं, हाइपोथेसिस बनाने का चलन बना। और पोस्ट पॉजिटिविज्म जब स्कूल आया तो आपने नल हाइपोथेसिस बनाना शुरू किया, तब आपने नल हाइपोथेसिस बनाना शुरू किया। और नल हाइपोथेसिस बाद में चल करके बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये इसको हम लोग स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर सकते थे, और टेस्ट करने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और अब तो नल हाइपोथेसिस का बहुत सारा यूज़ होने के साथ साथ बहुत सारा मिसयूज़ भी हुआ है। लेकिन हम लोगों को नल हाइपोथेसिस को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, न कि निगेटिवली उसका दोहन करना है। तो इस तरह से हम लोग नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस की बातचीत यही हम समाप्त करते हैं। इतनी बात करने के बाद अब हम लोग जानेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। लेकिन रिसर्च डिज़ाइन से पहले भी एक बात जो महत्वपूर्ण है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जब लिखा है ऑब्जेक्टिव से पहले, रिसर्च क्वेश्चन से पहले, उसी के नीचे यदि आप चाहें तो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं। कई जगहों पर ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशन रिसर्च डिज़ाइन में भी मेंशन होता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेंशन ऑपरेशनल डेफिनेशन आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में सारे टर्म्स का इस्तेमाल आपने किया है, और उन टर्म्स के बाद आप चाहें तो खूब आराम से जो जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उनको ऑपरेशनली डिफाइन कर लीजिए। ऑपरेशनली डिफाइन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है
इसको हिंदी में हम लोग संक्रियात्मक परिभाषा कहते हैं। संक्रियात्मक परिभाषा का मतलब कि जिन अर्थों में आप उन टर्म्स का उपयोग अपने रिसर्च में कर रहे हैं उन अर्थों में उसका इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटेलिजेंस शब्द आपके टाइटल में आया है, तो अब तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन दी जाए कौन सी डेफिनेशन नहीं दी जाए ये समस्या है। अब आप इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी वेस्लर की परिभाषा दे दें तो वो इंटेलिजेंस, तो आप इंटेलिजेंस का ये लिख सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन कि इंटेलिजेंस से मेरा मतलब वह है जो कि स्कोर XYZ टेस्ट पर जो आएगा उस स्कोर को ही हम इंटेलिजेंस समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑपरेशनली किसी चीज़ को डिफाइन कर देना। ऑपरेशनल डेफिनेशन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन संदर्भों में उसका उपयोग हो रहा है उन्हीं संदर्भों में उसका उपयोग या उसको रिसर्च में उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका उपयोग किया जाएगा। ना कि कोई जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटी के तो बहुत सारे डेफिनेशन है, पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के बहुत सारे डेफिनेशन है। एकेडमिक परफॉर्मेंस किसको कहेंगे, एक वेग टर्म है एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेकिन जब आप कहेंगे तो कहेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो हाई स्कूल में कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है, कितने प्रतिशत स्कोर कर रहा है। तो ऑपरेशनली डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन को रिसर्च डिज़ाइन में भी रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप उसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद रखें तो ज़्यादा ठीक है। अब हम लोग बातचीत करेंगे रिसर्च डिज़ाइन पर कि रिसर्च डिज़ाइन सबसे ज़रूरी पोर्शन है ये रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है रिसर्च डिज़ाइन में कि आपने रिसर्च अप्रोच क्या लिया है। रिसर्च अप्रोच क्या लिया है? अप्रोच से मतलब क्या है? अप्रोच से मतलब है कि आपका रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, या मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। मिक्स्ड मेथड मैंने बताया होगा कि किसी समय में पैराडाइम वॉर था। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के लोग समझते थे कि क्वांटिटेटिव लेवल पर चीज़ों को डिफाइन करना, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच है कि नहीं है, क्वालिटेटिव अप्रोच है कि नहीं है, मिक्स्ड मेथड अप्रोच यदि आप कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स किया है आपने, तो इन सब अप्रोचेस को आप इस्तेमाल करते हैं और जो भी अप्रोच है उसको आप मेंशन करते हैं। मिक्स्ड मेथड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक समय था कि पैराडाइम वॉर था। क्वांट के लोग अलग अपनी दुकान चलाते थे, क्वाल के लोग अलग कहते थे कि हमारा ही रिसर्च जो है सब्जेक्टिव ट्रुथ को ढूंढता है। वो कहते थे ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव होता है, उसको ढूंढता है। तो ये पैराडाइम वॉर था। उसके बाद इन लोगों ने इनकम्पैटिबिलिटी थीसिस दी, लेकिन लेटर ऑन लोगों ने कहा कि नहीं, यदि मिक्स किया जाएगा तो हम लोग की फाइंडिंग जो है वो ज़्यादा सत्य के करीब पहुंच पाएगी। तो इस तरह से तो आपको यह पहले जानना होगा कि आपने किस तरह का रिसर्च अप्रोच इस्तेमाल किया है। जब आपको यह पता चल गया तो अब आप डिज़ाइन मेंशन करते हैं। अब देखो, डिज़ाइन कई तरह से लोग मेंशन करते हैं। जैसे यदि आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया है तो आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो जाएगा। एक डिज़ाइन मेंशन और करने का तरीका है, यदि आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन हो जाता है। जब आप एक ख़ास समय पर काम कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन हो जाता है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल या क्रॉस सेक्शनल। और इसके अतिरिक्त यदि कोई स्पेसिफिक रिसर्च डिज़ाइन है, यदि आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है या क्वाजी, इसमें भी आप अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है हमारी,
या हमारी डिजाइन जो है वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिजाइंस हैं। अब इसमें भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप भी जानते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन, तमाम डिजाइंस हैं। तो उन सारे डिजाइंस को भी आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन डिटेल में जैसा आपका रिसर्च है वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद सैंपलिंग, डिजाइन के बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और इसके अतिरिक्त यदि टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो वो आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। अपने पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि क्या पॉपुलेशन है। जब आपने पॉपुलेशन आपको पता चल गया, उसके बाद आप लिखते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग अब कौन सा सैंपलिंग का तरीका है? रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने यह इस्तेमाल किया है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने यह इस्तेमाल किया है। तो पूरी सैंपलिंग स्ट्रेटजी आपको देनी पड़ेगी। कई बार सैंपल कितने, सैंपल साइज कितना लें, तो इसको भी बहुत एक विवाद का विषय रहता है, कितना सैंपल साइज लें। इसको इस तरह से समझें कि लार्जर द सैंपल इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव। जितना सैंपल आपका पॉपुलेशन के करीब पहुंचता जाएगा उतना आपका जो सैंपलिंग एरर है वो कम होगा। तो लार्जर द सैंपल इट इज़ गुड, लेकिन आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितना समय है, इसके अनुसार भी हम लोग सैंपलिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि सैंपलिंग का उद्देश्य ही ये है कि कम रिसोर्सेज में हम चीज़ों को ठीक तरीके से कर सकें। ठीक, तो आप सैंपलिंग मेंशन करते हैं, कितनी सैंपलिंग की संख्या ली है, लेंगे आप टेंटेटिवली, उसको भी कई बार मेंशन करते हैं। उसके बाद आप मेंशन करते हैं टूल्स, या जिसको आप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यदि आप सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चनायर करेंगे तो आप लिखेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च द क्वेश्चनायर और रेटिंग स्केल विल बी डेवलप्ड। इंटरव्यू करेंगे तो इंटरव्यू स्केड्यूल्स विल बी डेवलप्ड। और इस तरह से करके आप ये तय करते हैं कि कौन कौन सा टूल। कई बार आप स्वयं टूल्स नहीं बनाते हैं, जो टूल्स मौजूद हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन टूल्स का भी आप यहाँ मेंशन करेंगे कि कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे। लेकिन जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं, इस टूल का थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा टूल आपके पॉपुलेशन सैंपल के लिए ये टूल उपयुक्त होगा, XYZ टूल उपयुक्त होगा या नहीं होगा। कई बार लोग जो टूल मिला वो यूज़ कर देते हैं, लेकिन यदि आप 4-5 टूल रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है। तो इस तरह से करके आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा टूल आपके रिसर्च के लिए बेहतर है। और इस रिव्यू को आप चाहें तो बाद में जब थीसिस लिखेंगे तो चैप्टर 3 में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस में आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अब आप कौन से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब आपने टूल तय कर लिया है तो आपको यह भी पता है कि डेटा किस तरह का आएगा। तो कई लोग लिखते हैं एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल बी यूज्ड, लेकिन यदि आपको डेटा का नेचर पता है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 2 ग्रुप है तो टी टेस्ट, 3 ग्रुप है तो एनोवा, इफेक्ट मेजर कर रहे हैं तो रिग्रेशन, यदि रिलेशनशिप देख रहे हैं तो कोरिलेशन, डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे हैं तो काई स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे टेंटेटिवली आप मेंशन कर सकते हैं। और यदि नहीं क्लियर है
तो आप लिखेंगे कि एज पर द नेचर ऑफ डेटा एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल बी यूज्ड, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप इतना काम जब आप कर लेते हैं तो आपका एक तरह से रिसर्च डिजाइन वाला काम लगभग पूरा हो जाता है। और आप अब डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटजी आप क्या ऑप्ट करेंगे, वो डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटजी आप लिख सकते हैं। यदि चाहें तो सिनॉप्सिस में बहुत ब्रीफली मेंशन कर दीजिए, इसी में मेंशन कर दीजिए कि टूल्स लिख दिया तो डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। और आप लोग क्या क्या रिसर्च डिजाइन में आता है ये आप लोग समझ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। लेकिन ध्यान स्ट्रेटजी, और ध्यान ये रखेंगे यदि रिसर्च डिजाइन का नंबर आपने 10 दिया है तो ये सब 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ऐसे करके आप मेंशन करते चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए अब आप दो चीज़ों को मेंशन करते हैं। अब एकदम हम लोग आखिरी दौर में आ गए हैं। वो दो चीज़ें हैं डिलिमिटेशन और लिमिटेशन, डिलिमिटेशन और लिमिटेशन, ठीक। डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, जानते हैं आप लोगों पता है डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन जो है, इसको डिलिमिटेशन किसको कहते हैं, कोई बता सकता है कि डिलिमिटेशन किसको कहते हैं? जब आप डेलिबरेटली जानबूझ के अपने रिसर्च की बाउंड्री तय कर देते हैं उसको हम लोग डिलिमिटेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप जानबूझकर डेलिबरेटली आप स्वयं ही रिसर्च की बाउंड्री, डेटा लेने की बाउंड्री, रिसर्च का लोकेशन की बाउंड्री जब आप तय कर देते हैं तो उसको हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। जैसे आपने विद्यार्थियों से डेटा लिया और आपने कहा यहाँ एमएड के 2025-27 बैच के विद्यार्थी ही इसमें शामिल हैं, तो ये आपने क्या किया, आपने रिसर्च को डिलिमिट कर दिया है, क्योंकि आपने लिखा है एमएड के विद्यार्थी। अब एमएड के विद्यार्थी तो 1950 से पहले से चल रहा है एमएड प्रोग्राम, या 50 के आसपास से चल रहा हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रिकर्सर रहा है एमएड प्रोग्राम चलाने में, शुरुआती विश्वविद्यालयों में शामिल रहा है जिसने कि एमएड के प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो बहुत पहले से चल रहा है। तो भाई किस बैच के विद्यार्थियों से डेटा लिया है आपने, तो यहाँ आप मेंशन करते हैं। ऐसी जितने भी डिलिमिटेशन है, चाहे पॉपुलेशन की डिलिमिटेशन है, चाहे लोकेशन की डिलिमिटेशन है, चाहे सब्जेक्ट मैटर की डिलिमिटेशन है, वेरिएबल की डिलिमिटेशन है, टाइम पीरियड की डिलिमिटेशन है, उसको आप डिलिमिटेशन में मेंशन करते हैं। उसके बाद आप करते हैं लिमिटेशंस। तो ध्यान रखिएगा कि लिमिटेशंस वो चीज़ें हैं कई बार जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और लिमिटेशन आपके थीसिस की होती है और डिलिमिट आप स्वयं करते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। डिलिमिट आप करते हैं और लिमिटेशन आपकी थीसिस की होती है। जैसे कि ज्योग्राफिकल कवरेज हो गया, जैसे कि आप कहें कि भाई डेटा के बारे में जैसा लोगों ने रिपोर्ट किया है वैसी ही एनालिसिस है, चूंकि उसकी सत्यता तो हम नहीं वेरीफाई कर सकते कि किसी ने सही में सत्य डेटा दिया है या नहीं दिया है। जो सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सैम्पलिंग टेक्निक की डिलिमिटेशन लिमिटेशन कुछ हो सकती है, तो आप कहेंगे कि भाई ये सैम्पलिंग टेक्निक की जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशन हमारी थीसिस की भी है। नहीं, वो तो डेटा ही आप रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो जब आप मेंबर चेकिंग करते हैं तो यदि आधे अधूरे रिस्पॉन्सेस को, आधा अधूरा क्वेश्चनायर्स को आप हटा देते हैं। इन्होंने यह पूछा कि जो सर बच्चे या जो रिस्पोंडेंट्स कई बार आधा अधूरा डेटा देते हैं तो उसको क्या लिमिटेशन में शामिल करेंगे, उसको लिमिटेशन में नहीं शामिल करेंगे। वो मेंबर चेकिंग जब आप करते हैं, जब डेटा फीड करते हैं, तो जो आधे अधूरे रिस्पॉन्सेस हैं उसको आप रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए लिखते हैं कि आप डेटा के लिए क्वेश्चनायर आपने 1200 लोगों को दिया, उसमें से रिस्पॉन्स आपको 800 लोगों ने दिया, वापस किया। 800 लोगों में से 40 लोगों ने डेटा आधा अधूरा बना था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब 760 लोगों का हमारा डेटा है जिस पर यह रिसर्च किया गया है, वो लिमिटेशन नहीं है, वो तो डेटा ही आधा अधूरा है तो उसको आप
रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए जितना सैंपल साइज ऐसा मानते हैं कि जितना सैंपल आप लेना चाहते हैं उसका दोगुने रिस्पोंडेंट्स तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कुछ आधा अधूरा हो, कुछ लोग वापस ना करें, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा रहे जिससे आप आगे की एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज होती है डिलिमिटेशन, और लिमिटेशन के बाद उसको हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन, और लिमिटेशन के बाद उसको बोलते हैं इथिकल कंसीडरेशंस इन रिसर्च। कि आप इसमें लिखते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, भाई जितने लोगों का हमने इंटरव्यू लिया उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद उनसे हमने पूछा था कि क्या हम आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने कहा कि उनको यह बताया गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, आपके रिस्पॉन्सेस का मिसयूज रिसर्च के अलावा रिसर्च में यूज़ करेंगे, कहीं मिसयूज नहीं करेंगे। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने यह बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी और आप वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इथिकल कंसिडरेशन में हम लोग लिखते हैं। बहुत सारे विषयों में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिलोसॉफिकल रिसर्चेज में चैप्टराइजेशन भी किया जाता है। आपको चैप्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि आप क्वांट या क्वाल रिसर्च कर रहे हैं तो आपको चैप्टराइजेशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न क्या है एजुकेशन में? क्योंकि हम लोग एपीए गाइडलाइन फॉलो करते हैं और एपीए गाइडलाइन में 5 चैप्टर हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, चौथा डेटा एनालिसिस, और पांचवा समरी, कंक्लूजन, फाइंडिंग्स एंड सजेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो ये 5 चैप्टर आपके तय रहते हैं और इन्हीं 5 चैप्टर्स को आप उसमें शामिल करते हैं। तो कई लोग चाहें तो अपने को चैप्टराइजेशन भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही है कि 5 चैप्टर सबके होंगे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो फिलोसॉफिकल रिसर्चेस कर रहे हैं, किसी थिंकर पे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एक टेंटेटिव चैप्टराइजेशन भी वो मेंशन कर दें। और टेंटेटिव चैप्टराइजेशन के बाद हम लोग करते हैं रेफरेंसेस। अब जहाँ जहाँ से आपने मटेरियल लिया है उनको आप क्रेडिट देंगे। और ये रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का मतलब आप लोग जानते हैं कि दोनों में अंतर होता है। बिब्लियोग्राफी तो सिंपली लिस्ट ऑफ बुक्स है, लिस्ट ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपने कंसल्ट किया है, और रेफरेंसेस एग्जैक्ट कहाँ से आपने लिया है, वो एग्जैक्टनेस के आधार पर रेफरेंसेस बनते हैं। और इन रेफरेंसेस को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं A to Z के, और APA 7 की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं इस रेफरेंस को लिखने के लिए। किसी दिन बातचीत यदि रेफरेंसेस पे होगी तो विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे कि रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, APA 7 के हिसाब से लिखेंगे। और जब इतना काम कर लिया आपने, रेफरेंस लिख लिए, तो अब आप चाहें तो रेफरेंस से पहले भी आप एक अपेंडिसेस लिख सकते हैं कि ये अपेंडिसेस हैं। अपेंडिसेस का मतलब आप समझते हैं, कोई क्वेश्चनायर या कुछ ऐसी चीज़, रिक्वायर्ड चीज़, एनेक्सर्स यदि आपको लगाना है कोई एडिशनल चीज़ अपने सिनॉप्सिस में, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर रहा। मैं कोशिश करूँगा अभी 2 मिनट में कि आपको ब्रीफ में एक बार शुरू से लेके अंत तक मैं बता दूं कि क्या क्या रहेगा। तो उसको मैं बता करके और आज की बातचीत समाप्त करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको टाइटल पेज। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अपना दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगाना है क्रम के लिए कि कौन सी चीज़ पहले होगी और कौन सी चीज़ बाद में होगी, उसका लॉजिकल सीक्वेंस को आपको समझना है ना। तो अब आपने बनाया टाइटल पेज। टाइटल पेज के बाद अब आप सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं तो लिखा आपने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तमाम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, उसके अलावा आप
थियोरेटिकल ओरिएंटेशन या थियोरेटिकल बैकग्राउंड, ये बेसिक चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लेने के बाद आप लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और यदि यहाँ ठीक नहीं लगे आपको तो आप रिव्यू के बाद भी लिख सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। इसको इंट्रोडक्शन कर लिया और इंट्रोडक्शन के बाद आपका रिव्यू, क्योंकि यहां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम्स के वेरिएबल को आपको रिव्यू करना है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ये आप ठीक से करिए। रिव्यू जब किया तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला नॉलेज गैप, पता चला ना, नॉलेज गैप। और नॉलेज गैप के बाद क्या पता चला? नॉलेज गैप जब हो गया तो नॉलेज गैप के बाद आपको पता चला नीड, रैशनल। अब यहां भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वहां भी और यहां भी। चाहे तो वहां ना लिखिए, यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हाइपोथेसिस इफ एनी, इफ एनी, यदि क्वाल रिसर्चेस कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। और जब आपने रिसर्च हाइपोथेसिस लिख लिया तो आप लिखते हैं रिसर्च डिज़ाइन। जैसा रिसर्च डिज़ाइन है वैसी चीज़ें आप इसमें टूल, सैंपल, पॉपुलेशन, सैंपल, पॉपुलेशन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सब आप इसमें मेंशन करते हैं। इतना जब आप मेंशन कर लिए रिसर्च डिज़ाइन में, तो अब आप लिखते हैं डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशन, और फिर आप लिखते हैं इथिकल कंसिडरेशंस। और यदि आपका फिलोसॉफिकल या हिस्टोरिकल रिसर्चेस हैं तो आप टेंटेटिव चैप्टराइजेशन भी लिख सकते हैं। यदि आप 5 चैप्टर में नहीं कर रहे हैं तो चैप्टराइजेशन। उसके बाद चाहें तो आप यहाँ अपेंडिसेस मेंशन कर दें, चाहे तो रेफरेंसेस के बाद भी मेंशन कर सकते हैं, और अंत में रेफरेंसेस। ये चीज़ें आपके पूरे के पूरे सिनॉप्सिस में लगभग इसी क्रम में, चूंकि जहां जिस कई विश्वविद्यालयों का अलग फॉर्मेट होता है, तो जिस क्रम में वो उन्होंने दिया उस क्रम में आपको करना पड़ेगा। तो लेकिन एक यह साइंटिफिक मेथड है कि कैसे आप अपने सिनॉप्सिस के डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। मुझे लगता है कि पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि कोई यहाँ पर सवाल है तो पूछिए, और नहीं है तो आज की बातचीत हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। पूछो। कैसा डेटा? हाँ, अब ये सब लिमिटेशन में नहीं आएगा, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से कितनी चीज़ें लिखेंगे? कोई आपने यहाँ पूछा कि हॉथॉर्न इफेक्ट जो होता है वो आएगा कि नहीं आएगा लिमिटेशन में।
हॉथॉर्न इफेक्ट लिमिटेशन तो है, लेकिन कितनी चीजें लिमिटेशन तो थीसिस की बहुत सारी होंगी। जो सिग्निफिकेंट वो अंडरस्टूड है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं उसको आप मेंशन करते हैं। चाहे तो हॉथॉर्न इफेक्ट के भी लिमिटेशंस को मेंशन कर सकते हैं, और लेकिन सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस को मेंशन करिए। 3, 4, 2 जितने भी सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं उनको ही मेंशन करना ठीक होता है। और तो चलिए, अब कोई सवाल नहीं है तो आप सब लोगों का यह पूरा का पूरा सत्र सिनॉप्सिस का, लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा 25-30 मिनट की ये रिकॉर्डिंग होगी, वह पूरा हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अगले लेक्चर में हम लोग फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की शुरुआत करेंगे। 2 लेक्चर 2 दिन लगेगा और उसको हम लोग फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।